बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। तलबा तालिबात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हमारा आज का टॉपिक है इनडेफिनिट इंटीग्रल्स एंड द नेट चेंज थ्योरम। इसमें यह है कि आपके पास हम एंटी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट पढ़ते रहे। पहले हमने दो चीज़ें पढ़ी, एक एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना और एक हम फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल, ये दो चीज़ें पढ़ी हैं। और एक हमारे पास डेरिवेटिव था, तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन हमने पीछे देखा कि एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है ना, हमने इन्हें इस नज़र से देखा है। अच्छा, अब जो एंटी डेरिवेटिव है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के पार्ट 1 में भी यूज़ हुआ है, पार्ट 2 में भी यूज़ हुआ है, लेकिन वो उसके लिए जो नोटेशन थी वो बहुत प्रिसाइज नहीं थी। एक्चुअली एंटी डेरिवेटिव के अंदर भी इंटीग्रेशन का ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमने एंटी डेरिवेटिव के लिए इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं यूज़ किया है। तो हम एंटी डेरिवेटिव को ज़रा एक और बेहतर शक्ल में ज़ाहिर करने की कोशिश करेंगे, और वो जो बेहतर शक्ल है हम उसे इनडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। आपको ये इस बात का पता है कि एंटी डेरिवेटिव एक फंक्शन है। जो डेफिनेट इंटीग्रल था किसी भी फंक्शन का, वो एक नंबर आता था, वो एरिया अंडर द कर्व था। लेकिन जो एंटी डेरिवेटिव है वो फंक्शन था, ऐसा फंक्शन के जिसका डेरिवेटिव लो तो वो आपके पास असल फंक्शन आ जाए। तो इस तरह से हम एंटी डेरिवेटिव को एक दूसरा नाम देते हैं जिसे हम इनडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। तो यही बात वो यहाँ कह रहे हैं। मतलब आपने जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट 1 है उसके मुताबिक अगर एफ फंक्शन कंटिन्यूस है तो ये जो हमने एक एरिया फंक्शन जिसे हम कह रहे थे बनाया था, ये एरिया फंक्शन एक्चुअली एंटी डेरिवेटिव है। क्यों? कि जब हम इसका डेरिवेटिव लेते तो एफ आता था, एफ का इंटीग्रल लो तो ये आता है, और इसका डेरिवेटिव लो तो एफ आता है। इसका मतलब है ये जो फंक्शन बन रहा है जिसे हम एरिया फंक्शन कह रहे हैं, तो स्मॉल एफ का एंटी डेरिवेटिव है। इसी तरह से जब पार्ट 2 में हमने देखा तो उसमें हमने कहा था जो डेफिनेट इंटीग्रल ये बराबर है एफ बी माइनस एफ ए, और कैपिटल एफ जो है स्मॉल एफ का एंटी डेरिवेटिव। इस तरह से इसमें भी एंटी डेरिवेटिव का इस्तेमाल है पार्ट 2 में, पार्ट 1 में भी एंटी डेरिवेटिव का इस्तेमाल है। तो यहाँ पर वो कैपिटल एफ की शक्ल में इस्तेमाल हो रहा है, और पार्ट 1 में वो एरिया इंटीग्रल की शक्ल में इस्तेमाल, एरिया फंक्शन की शक्ल में इस्तेमाल हो रहा है। अब हम इन दोनों को एक ही नाम देंगे, एक ही पैटर्न पर दोनों को जाहिर करेंगे, और वो ये है, वो जो नोटेशन हम यूज़ करेंगे एंटी डेरिवेटिव की वो अब ये वाली है जिसमें इंटीग्रल का सिंबल है लेकिन उसमें लिमिट्स नहीं होती। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये सिंबल जो है ये एंटी डेरिवेटिव किसी फंक्शन एफ के एंटी डेरिवेटिव को जाहिर करता है, और इसको हम फंक्शन का इनडेफिनिट इंटीग्रल कहते हैं, फंक्शन का इनडेफिनिट इंटीग्रल। और हम इसे यूँ जाहिर करते हैं, ये जो एफ का इनडेफिनिट इंटीग्रल ये कैपिटल एफ, और कैपिटल एफ क्या है? ये एंटी डेरिवेटिव स्मॉल एफ का। कैसे? अगर आप इस एफ का डेरिवेटिव लेंगे तो आपको स्मॉल एफ मिलेगा, ये जैसे ये है, यानी इंटीग्रल ऑफ एफ इज स्मॉल एफ इज कैपिटल एफ मीन्स के डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ इज स्मॉल एफ। क्या मतलब? ये जो इंटर सिंबल है ये एक फंक्शन है, और ये स्मॉल एफ का एंटी डेरिवेटिव है। इसलिए कि अगर आप उस जो एंटी डेरिवेटिव उसकी खूबी हो तो उसका डेरिवेटिव लो तो वो फंक्शन आ जाता है असल। ये जो है ये एंटी डेरिवेटिव, क्योंकि जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें स्मॉल एफ मिल जाता है। अब इसे एग्जांपल्स हैं, मसलन एक्स स्क्वायर है, आप एक्स स्क्वायर का जो एंटी डेरिवेटिव एक्स क्यूब ओवर 3 आता है, मसलन आप इसका डेरिवेटिव लो तो एक्स स्क्वायर आता है। अगर आप इसमें 1 ऐड कर दो तब भी इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर आएगा, 2 ऐड कर दो तब भी इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर आएगा। इसका मतलब आप इसमें कोई भी कांस्टेंट ऐड कर दो तो भी इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर आएगा। इसका मतलब ये है कि जो एंटी डेरिवेटिव है अब वो ये चीज़ बन गई है जिसके अंदर एक सी भी आता है, और सी आर्बिट्रारी कांस्टेंट है। अगर आप सी को फिक्स कर दो तब भी ये एंटी डेरिवेटिव है, सी को मुख्तलिफ वैल्यू देते रहो, सी के हर वैल्यू के लिए एंटी डेरिवेटिव बनता है। इसका मतलब ये कि एंटी डेरिवेटिव जो है सी की एक में फिक्स वैल्यू ले लो तो एक सिंगल फंक्शन है, लेकिन चूंकि सी के हर वैल्यू के लिए एक एंटी डेरिवेटिव बनता है, इस तरह से ये जो एंटी डेरिवेटिव ये एक फैमिली ऑफ फंक्शंस है। एंटी डेरिवेटिव को हम क्या कहेंगे? किसी भी फंक्शन का जो एंटी डेरिवेटिव है वो एक सिंगल फंक्शन नहीं होता, बल्कि वो एक फैमिली ऑफ फंक्शंस होता है, और वो फैमिली सी की वजह से बन रही है। आप सी को मुख्तलिफ वैल्यूज देते जाओगे, उस फैमिली के मुख्तलिफ मेंबर्स आते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर एक्स स्क्वायर का इनडेफिनिट इंटीग्रल ये वाला है, तो फिर इसका ये चूंकि एंटी डेरिवेटिव होता है तो इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर बन जाएगा।
अब यहाँ से आपको इनडेफिनेट के नाम का भी थोड़ी सी समझ आई होगी, हम यहाँ इनडेफिनेट के नाम क्यों इस्तेमाल करते हैं। इनडेफिनेट इस सी की वजह से, कि सी आर्बिट्ररी है, ये इस यानी एंटी डेरिवेटिव एक पूरी फैमिली है। तो इनडेफिनेट इंटीग्रल जो है वो बेसिकली एक फैमिली ऑफ फंक्शंस है। सी की हर वैल्यू के लिए एक इनडेफिनेट इंटीग्रल आता है। तो सी के आर्बिट्ररी होने की वजह से हम इस इंटीग्रल को इनडेफिनेट कहते हैं। डेफिनेट होता है जो तयशुदा हो, फिक्स हो। इनडेफिनेट का मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, कुछ भी हो सकता हो। ये सी जो है इसकी चूंकि मुख्तलिफ वैल्यूज के लिए एंटी डेरिवेटिव बनता है स्क्वायर का, इस वजह से, और ये इस इंटीग्रल सिंबल इसके बराबर है, लिहाजा हम इस एक्सप्रेशन को एक्स स्क्वायर का इनडेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल वो जिसमें लिमिट्स आते हैं, और लिमिट्स वाली आपने देखा था कि वो हमेशा एक नंबर आता है। तो नंबर तो डेफिनेट होता है, वो गिवन होता है। तो इस तरह से आपको एक तो नाम का भी पता चल गया कि हम इसे इनडेफिनेट और डेफिनेट क्यों कहते हैं। आजम पूछो क्या बात है। आजम आपने हाथ खड़ा किया, पूछो। अच्छा, तो इस तरह से वो ये उसने हाईलाइट किया हुआ है, यू शुड डिस्टिंग्विश केयरफुली बिटवीन डेफिनेट एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल जो है उसकी ये पहचान कि उसकी लिमिट्स है, ए से भी फिक्स लिमिट्स है, और ये हमेशा एक सिंगल नंबर होगा। जो इनडेफिनेट इंटीग्रल है वो ये होगा, इसमें लिमिट्स नहीं होती, और ये हमेशा एक फंक्शन होगा या फैमिली ऑफ फंक्शन होगा। और दोनों के दरमियान जो कनेक्शन है इनडेफिनेट और डेफिनेट इंटीग्रल में, वो आपको फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस बताता है। आपने देखा था ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है ये बराबर था एंटी डेरिवेटिव की वैल्यू एट बी माइनस एंटी डेरिवेटिव फंक्शन की वैल्यू एट ए। तो चूंकि हमने एंटी डेरिवेटिव इस इंटीग्रल को कहा है, तो आप यूं समझ लें इस इंटीग्रल की वैल्यू एट बी माइनस इस इंटीग्रल की वैल्यू एट ए, इनडेफिनेट इंटीग्रल। और इनडेफिनेट इंटीग्रल जैसे एक्स स्क्वायर का इनडेफिनेट इंटीग्रल था एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस सी, एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस सी की वैल्यू बी पर लाएं। जब मसला अगर आपने एक्स स्क्वायर की वैल्यू इंटीग्रेट करना 0 से 1 तक, तो आप क्या करें, इस इनडेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू ले 1 पर, माइनस इसकी वैल्यू ले लो 0 पर, वो जो चीज आएगी वो डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू आ जाएगी। तो अब ये है कि अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस जो है इसकी इफेक्टिवनेस क्या है, वो डिपेंड करती है ऑन हैविंग अ सप्लाई ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शन। यानी हमारे पास एक फैमिली ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शंस आ जाए, और जो कि जिनकी मदद से हम, इनके बहुत सारे काम होते हैं जो जैसे आप आगे जाएंगे तो आपको उनका पता चलेगा। इस तरह से आपने किसी फार्मूले को वेरीफाई करना हो कि एक फंक्शन का इनडेफिनेट इंटीग्रल ये है या नहीं, आप इसका डेरिवेटिव लेके देख लो कि उसका डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर बनता है या नहीं। अगर 10x प्लस सी का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर बनता हो, तो फिर सीकेंड स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव यानी ये इनडेफिनेट इंटीग्रल वो 10x प्लस सी बनेगा। तो ये उसकी वेरिफिकेशन की हुई है। तो ये यहाँ टेबल में उसने बहुत सारे फंक्शन लिए हैं, और ये कुछ रूल्स भी दे दिए। सी एफ का इनडेफिनेट इंटीग्रल लेना तो वो ऐसे जैसे सी को बाहर ले लो, एफ का इनडेफिनेट इंटीग्रल ले लो। इस तरह से सम का इनडेफिनेट इंटीग्रल लेना है तो अलग अलग इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का सम आ जाएगा। इस तरह से के डी एक्स का इनडेफिनेट इंटीग्रल ले लो, के बाहर लोगे तो ये एक्स आता है, ये एक्स प्लस सी। ये इसने मुख्तलिफ फंक्शंस के एक्स एन का इनडेफिनेट इंटीग्रल वो ये आता है, वन ओवर एक्स का इनडेफिनेट इंटीग्रल लिया था क्योंकि इसके डेरिवेटिव लो तो ये चीज़ आती है। बहरहाल ये जो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हैं अभी आप खुद कर सकते हैं। ये पीछे उसने रिकॉल फ्रॉम थ्योरम 491 जो हमने पीछे चैप्टर 4 में लास्ट टॉपिक में पढ़े थे, वहां से उसने ये सारी चीजें दोबारा से लिख दी। ठीक है। दूसरी बात यह है, जो इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है वो एक फंक्शन होता है, तो उस फंक्शन की डोमेन जो इंटीग्रल होता है वो हमेशा हम इंटरवल पर लेते हैं। तो अब इंटरवल तो यहाँ दिया हो नहीं, तो फिर यहाँ कौन सा इंटरवल मुराद होगा, तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखें। ये जो एंटी डेरिवेटिव आया है ये वाला इनडेफिनेट इंटीग्रल, ये जिस इंटरवल पर डिफाइंड होगा वही इंटरवल पर ये इंटीग्रल वैलिड होगा। अगर आप कोई ऐसा इंटरवल लेते हैं जिसमें ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो ये इंटीग्रल जो है इनडेफिनेट इंटीग्रल या ये एंटी डेरिवेटिव उस इंटरवल पर वैलिड नहीं होगा। मसलन ये 0 पर डिफाइंड नहीं है ये इनडेफिनेट इंटीग्रल, इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन है इसके इंटरवल में 0 नहीं आ सकता। मसलन ये 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी हो सकता है या माइनस इन्फिनिटी से 0 हो सकता है। तो मसला आपके पास अगर फंक्शन ये एफ ऑफ एक्स वन और एक्स स्क्वायर है, तो इसका इनडेफिनेट इंटीग्रल आप जानते हो वो ये वाला आएगा, -1 ओवर एक्स प्लस सी वन, अगर एक्स लेस देन 0 है।
और -1 और x प्लस C2 और x 0 से बड़ा है। बहरहाल ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। ये आपके पास 10x4 - 2 सेकेंड x² x dx आ गया। आप इसका एंटी डेरिवेटिव लेना है, आप अभी जो ऊपर टेबल में रूल्स पड़े वो अप्लाई करें, इंटीग्रल हर टर्म पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। x4 में xn वाला फार्मूला लगाएं जो ऊपर पड़ा है, x पावर n+1 ओवर n+1 ये आ जाएगा। सेकंड स्क्वायर के ऊपर फार्मूला दिया वो लगा दें, यहाँ पे ये आ गया, तो ये प्लस c आ जाएगा। c को हम आमतौर पर कहते हैं कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, और एक्चुअली ये c जो है ये इस इंटीग्रल के इनडेफिनिट होने की अलामत है। जब इंटीग्रल पर लिमिट्स ना हो तो उसमें हमेशा c ऐड किया जाएगा। अब ये एग्जांपल 2 है, cos थीटा ओवर sin स्क्वायर थीटा, ये भी इंडेफिनिट इंटीग्रल है, इसको भी हम उस ऊपर टेबल 1 की मदद से करेंगे। 1 ओवर साइन इंटू कॉस थीटा कॉस ओवर साइन आ गया, इसको कोसिकेंट और कॉट कर लें, तो यहाँ आप जानते हैं कोसिकेंट इंटू कॉट किसका डेरिवेटिव है, कोसिकेंट का है, तो फिर कोसिकेंट कॉट का इंटीग्रल कोसिकेंट हो जाएगा। यानी आप ये देखो कि ये इंटीग्रेंड किसका डेरिवेटिव बनता है, कोसिकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट का डेरिवेटिव बनता है, लिहाजा इसका इंटीग्रल माइनस कोसिकेंट आ जाएगा। तो ये एंटी डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट। अब आपको यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल फाइंड करना है, तो आप इसे विद द हेल्प ऑफ इनडेफिनेट इंटीग्रल कर सकते हैं। मसलन आपको ये लेना है x³ - 6x का डेफिनेट इंटीग्रल, आप x³ का एंटी डेरिवेटिव लें इनडेफिनेट इंटीग्रल, वो आपको पता है x4 और 4 आता है, 6x का 6x और 2 आ जाएगा। ये जो इनडेफिनेट इंटीग्रल आया है इसकी वैल्यू अपर लिमिट पर प्लस, इसमें आप c डाल भी लें उससे फर्क नहीं, वो c कैंसिल हो जाता है। अपर लिमिट लगाएं तब भी प्लस c आएगा, माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तब भी c आएगा, सी से कैंसिल हो जाता है। इसलिए जब डेफिनेट इंटीग्रल हो और आप उसे इनडेफिनेट इंटीग्रल की मदद से करें तो उसे तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं लगाते, उसे सिर्फ इनडेफिनेट इंटीग्रल सी के बगैर लगा के उसके अपर लिमिट पर वैल्यू माइनस उसके लोअर लिमिट पर वैल्यू, और जाहिर है सी इससे आना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये लेफ्ट साइड पर डेफिनेट इंटीग्रल है। तो ये जो ब्रैकेट में ये इनडेफिनेट इंटीग्रल कह लें या इसका एंटी डेरिवेटिव कह लें, बहरहाल इस तरह से आप ये सारे काम कर सकते हैं। ऐसे ये आपके पास आ गया, ये इंटीग्रल कंप्यूट करें तो इसे भी आप एंटी डेरिवेटिव की मदद से कर सकते हैं। 2x³ का एंटी डेरिवेटिव आप जानते हैं ये होता है 6x का, ये आ गया, इसका 10 इनवर्स आ गया 3 10 इनवर्स, और लिमिट्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये जो चीज़ है बेसिकली ये जो ब्रैकेट के अंदर ये वाली चीज़ है, ये इनफैक्ट क्या है, ये इस एक्सप्रेशन का इनडेफिनेट इंटीग्रल है, जैसे पीछे फंडामेंटल थ्योरम को इस शक्ल में लिखा हुआ था। ये जो चीज़ है ये इंटीग्रल बगैर लिमिट्स के, और इसके ब्रैकेट्स के अंदर यही एक्सप्रेशन लगा दें, ये वाला dx लगा दें, और साथ ये लिमिट्स 0 to 2, यानी इनडेफिनिट इंटीग्रल की वैल्यू अपर लिमिट पर माइनस इसकी वैल्यू लोअर लिमिट पर, और इनडेफिनिट इंटीग्रल बेसिकली एंटी डेरिवेटिव होता है। तो आप इस इंटीग्रैंड का एंटी डेरिवेटिव लेके ये आगे उसे अपर लिमिट पर वैल्यू माइनस उसकी लोअर लिमिट पर वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से एग्जाम्पल 5 है, इसको पहले स्प्लिट करके एक एक टर्म बना के लिखें, फिर हर टर्म पर इनडेफिनेट एंटी डेरिवेटिव वाला जो ऊपर टेबल का फार्मूलाज है वो यहाँ अप्लाई कर दें, तो ये एंटी डेरिवेटिव बन गया। अब आप इसकी वैल्यू अपर लिमिट पर ले लें, माइनस इसकी वैल्यू लोअर लिमिट पर, सिंप्लीफाई कर लेते हैं आपका आंसर बन जाता है। तो इस तरह से ये उसने एक चीज़ और दोबारा से लिख दिया है कि हमारे पास स्मॉल एफ का जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो उसका जो एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ है उसकी वैल्यू अपर लिमिट पर माइनस उसकी वैल्यू लोअर लिमिट पर। अब कैपिटल एफ की पहचान ये है, इसका डेरिवेटिव लो तो स्मॉल एफ आता है, हम लेफ्ट हैंड साइड पर स्मॉल एफ की जगह इस कैपिटल एफ का डेरिवेटिव लगा सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से ये और भी ज़्यादा क्लियर होगी सिचुएशन कि आपके पास इधर इंटीग्रल है अंदर डेरिवेटिव है, तो ये इंटीग्रल डेरिवेटिव ने एक दूसरे को कैंसिल किया है, और इस f की वैल्यू अपर लिमिट पर माइनस एफ की वैल्यू लोअर लिमिट। तो ये एक तरह से आपके पास ये जो, अच्छा अब ये क्या चीज़ है, ये बड़े इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एफ बी माइनस एफ है, ये बेसिकली आपको बता रहा है कैपिटल एफ के अंदर जो नेट चेंज है ना, ए पर एफ की वैल्यू एफ ऑफ ए, बी पर एफ की वैल्यू एफ ऑफ बी, तो ए इंटरवल ए बी पर ए से बी तक जाने में कैपिटल एफ में जो टोटल चेंज आई है वो ये लेफ्ट हैंड साइड है। इसका मतलब ये है कि ये जो स्मॉल एफ का एंटी डेरिवेटिव है, ये सॉरी स्मॉल एफ का जो डेफिनेट इंटीग्रल है, ये स्मॉल एफ का जो एंटी डेरिवेटिव एफ है उसके अंदर टोटल चेंज को बताता है,
कि कैपिटल एफ कितना टोटल कितनी उसमें चेंज आती है पूरे इंटरवल ए बी पर। एक तो आप इसे इस नज़र से देखें। अब आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखें, लेफ्ट हैंड साइड पर देखें तो एफ प्राइम क्या है, यह है रेट ऑफ चेंज। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज। अब अगर आप रेट ऑफ चेंज को पूरे इंटरवल पर इंटीग्रेट करें, रेट ऑफ चेंज को पूरे इंटरवल ए से बी तक इंटीग्रेट करें, तो आपको क्या मिल रहा है, आपको टोटल चेंज मिल रही है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप ऐसे समझे, सर ये दोनों इक्वेशन है? फिर से रिपीट कर दें, ये दोनों इक्वेशन फिर से रिपीट कर दें। ये तो वही फंडामेंटल थ्योरम है पिछले वाली, फिर मैं उसे एक यस खास सर। नज़र से इंटरप्रेट कर रहा हूँ। ये राइट हैंड साइड क्या चीज़ है, ये नेट चेंज है कैपिटल एफ में। नेट चेंज आप किसी इंटरवल यस पर सर। नेट चेंज कैसे लेते हैं, फाइनल पॉइंट पर वैल्यू माइनस इनिशियल पॉइंट पर वैल्यू। यस सर, डिफरेंस है। मसलन अगर आपके जी सर। पास ये ए है फर्ज करें और ये बी है, और आपके बी पास में एक से फंक्शन है, माइनस। वो ए पर किसी इस वैल्यू से शुरू हुआ और बी पर किसी इस वैल्यू पर जाके ख़त्म हो गया। अब ए से बी तक जाने में एफ में नेट चेंज कितनी है, फाइनल वैल्यू जितनी वो और जितनी यस इनिशियल सर। वैल्यू थी ए पर, इसके दौरान ये जो गैप है ये नेट चेंज है। यस सर। ए से बी तक जाने में फंक्शन में जो चेंज आई है वो ये वाली है। और ये कैसे आएगी, ये बी पर फंक्शन की वैल्यू माइनस ए पर फंक्शन की वैल्यू। बी पर फंक्शन की वैल्यू ये पूरी हाइट है, ए पर फंक्शन की वैल्यू ये यस। छोटी हाइट है। डिफरेंस लोगे तो दोनों के दरमियान वाला ये वाला गैप आ जाए। समझ गया। यस सर। इस तरह से जो डेफिनेट इंटीग्रल है ये एंटी डेरिवेटिव के अंदर नेट चेंज बताता है, नेट चेंज ऑफ द एंटी डेरिवेटिव फंक्शन। एंटी डेरिवेटिव्स। हाँ, एंटी डेरिवेटिव की नेट चेंज है, ठीक है। अब हम एक और काम यस सर। करते हैं, ये नेट चेंज को असल में नेट चेंज तो एंटी डेरिवेटिव की और इंटीग्रल एफ का, तो एफ को यस सर। कैपिटल एफ की नेट चेंज से रिलेट करने में हमें मुश्किल पेश आ रही है। अब हम क्या करते हैं, यस हम सर। इस स्मॉल एफ को भी कैपिटल एफ की शक्ल में ले जाते हैं, तो इसको समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में आप ये पढ़ चुके हैं, ये जो कैपिटल एफ है स्मॉल एफ का एंटी डेरिवेटिव है। क्या मतलब, कैपिटल एफ का डेरिवेटिव स्मॉल एफ बन जाता है, ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट यस हैंड सर। साइड पर स्मॉल एफ की जगह ये एफ प्राइम डाल देते हैं यहाँ पर, ठीक है। यस सर। अब हमें इसको इंटरप्रेट करना आसान है, ये हम जिसे नेट चेंज कह रहे थे वो कि नेट चेंज कैसे आई है, वो अब इससे बनाना आसान है। कैसे, एफ प्राइम के ये रेट ऑफ चेंज है। जब आपके पास रेट ऑफ रेट चेंज। ऑफ चेंज दिया हो तो आप टोटल चेंज फाइंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने 5 घंटे में 350 किलोमीटर का फासला तय किया है, ठीक है, यस सर। तो आपका रेट ऑफ चेंज क्या रहा, 50, 5 घंटों में किया ना आपने, तो 70 यस सर। किलोमीटर घंटा आप करते रहे, तो 70 किलोमीटर यस सर। आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज है, यस सर। ठीक है। तो एवरेज को अभी मैंने लिया एवरेज, ठीक है। अब आप ऐसे समझो, फर्ज करो कि आपने 0 से लेके 5 घंटे आपने ट्रेवल किया, और जिस स्पीड के साथ आप मूव किया, मुल्तान से लाहौर गए, जिस स्पीड के साथ आप मूव करते रहे, आपका जो स्पीड फंक्शन था ना, आप उसे फर्ज करो वो v है, और ज़ाहिर ये यस सर। वेलोसिटी जो है ना, ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज रेट ऑफ ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है। तो आपने रेट ऑफ चेंज है और 0 से 5 तक आपने ट्रेवल किया है, तो ये जो अगर आपने टोटल ट्रेवल 350 किया है, तो ये आपको जो डेफिनेट इंटीग्रल है ये एक्चुअली 350 आएगा, यस सर। नेट चेंज। क्योंकि आप मुल्तान में आपका फासला 0 था, लाहौर तक आपको 350 किलोमीटर आपने ट्रेवल किया। आपको जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्योंकि आपके पास देखें, आप जानते हैं जो डिस्टेंस होता है वो कैसे आता है, एस इक्वल टू वी टी होता है ना, वेलोसिटी इनटू यस सर। टाइम, टाइम। वेलोसिटी इनटू टाइम। ये एक्स की बजाय आप इसको टाइम कह लें, क्योंकि हम 5 घंटे की बात कर रहे हैं ना, इसलिए ये एक्स नहीं बल्कि इसको आप टी कह लें। अब आप देखें, आपके पास v इंटू डी टी, अगर आप स्मॉल, चूंकि वेलोसिटी तो हमारी वेरी कर रही है, अगर मैं स्मॉल इंटरवल डी टी लूँ तो डी टी में मेरा कितना फासला होगा, वी टी को डी टी से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास v इंटू डी टी जो है ये मेरा फासला है जो मैंने डी टी टाइम में तय किया, और चूंकि हर डी टी टाइम में फासला मेरा मुख्तलिफ आ रहा है,
इसलिए अगर मुझे टोटल फासला चाहिए होगा तो मैं इसे 0 से 5 तक इंटीग्रेट कर दूंगा। ये वी डी टी आप ऐसे समझ लें, अगर आपके पास वेलोसिटी फंक्शन का ग्राफ है, ये फर्ज करें मेरे पास क्या है, वेलोसिटी फंक्शन का ग्राफ। ये ग्राफ बन गया, ठीक है। तो ये मेरे पास टाइम था, ठीक है, ये मेरे पास वेलोसिटी थी, ये वेलोसिटी। 0 टाइम पर मैं चला था और मैं 0 टाइम पर एट रेस्ट था, 5 घंटे आवर्स के बाद मैं फिर एट रेस्ट हो गया, यानी मैं अपने मंजिल तक पहुंच गया। बीच में मेरी स्पीड कभी कम होती थी, कभी ज़्यादा होती थी। अब मैं अगर इसके स्मॉल सब इंटरवल बनाता हूँ इस तरह से, ठीक है, और हर सब इंटरवल की विड्थ होगी डेल्टा डी टी, तो जब मैं यहाँ से ये रेक्टेंगल यस सर। बनाऊंगा, एक रेक्टेंगल, तो ये रेक्टेंगल मुझे क्या देती है, ये एरिया है ना इस स्मॉल सब इंटरवल में, और इस यस सर। रेक्टेंगल की विड्थ है डी टी, इसकी हाइट वेलोसिटी है, चाहे पहले पॉइंट वाली वेलोसिटी ले लो चाहे दूसरे पॉइंट वाली वेलोसिटी ले लो। जब आप वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करो तो आपको फासला आता है। इसको ये जो रेक्टेंगल के एरिया है बेसिकली वो आपको फासला बताता है जितना आपने इस इतने टाइम इंटरवल में ट्रेवल किया। तो यूँ अगर आप तमाम रेक्टेंगल्स के एरियाज को ऐड अप करें तो ये आपको टोटल डिस्टेंस मिलता है। हर रेक्टेंगल आपको उस टाइम इंटरवल के अंदर तय करदा फासला देती है। तो अब उसमें अगर आप पहले एंड के वेलोसिटी यूज करते हैं तो आप उसी हिसाब से रेक्टेंगल बना ले, दूसरे एंड की यूज करते उसी हिसाब से। रेक्टेंगल्स की तादाद फाइनाइट है तो ये जो आपका फासला है वो अप्रोक्सीमेट आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप ये सब इंटरवल्स की तादाद बढ़ाते जाएंगे तो रेक्टेंगल्स के एरियाज का जो सम होगा वो एरिया अंडर द कर्व के करीब होता जाएगा। तो इस तरह जो एरिया अंडर द कर्व है वो आपको टोटल डिस्टेंस बताता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो आपका टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है, और चूंकि जो एरिया अंडर द कर्व वो इंटीग्रल होता है, तो यहाँ से ये वेलोसिटी को मैंने जब 0 से 5 तक इंटीग्रेट किया, ये बेसिकली मेरे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड आना चाहिए, वो 350 था, वो मैंने यहाँ बना दिया। और इसमें जो पीछे जो मोटिवेशन जो असल कॉन्सेप्ट है वो एस इज इक्वल टू वी टी वाला कॉन्सेप्ट है। अगर हम ये स्मॉल डी टी इंटरवल में जब हम रेक्टेंगल बनाते हैं, रेक्टेंगल का मतलब ये है कि इस इंटरवल में वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है। तो जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो किसी इंटरवल में तो आपका जो फासला होता है वो एस इज इक्वल टू वी टी फार्मूले से आता है। ठीक है, आप डी टी लगा दें तो वी डी टी एक सब इंटरवल के अंदर तय करदा फासला है, तमाम सब इंटरवल्स के अंदर तय करदा फासला को एड अप करें रिमान सम बन जाएगा। उस पर जब आप लिमिट लगाएंगे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स अप्रोच 0 उस रिमान सम पर, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल ये वाला बन जाता है। तो ये जो इंटीग्रल बना हुआ है ये बेसिकली इस तरह, ये जो रिमान सम मैंने आपके पास सामने बनाया है वी आई, और इसको आप डी टी कह लें, इस रिमान सम और इस पर आप लिमिट लगा लें तो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स अप्रोच 0। तो इस तरह से ये जो चीज़ है ये बेसिकली आपको ये डेफिनेट इंटीग्रल बनता है। और इधर से ये क्या है, ये हर इस सम की हर टर्म एरिया रेक्टेंगल का और बेसिकली वो तय करदा फासला उस सब इंटरवल का, ये जो समेशन होगी फिर और लिमिट के साथ ये आपको टोटल तय करदा फासला देगी 0 से लेके 5 का। तब आप यहाँ देखें वेलोसिटी क्या थी, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है, तो यानी आपने रेट ऑफ चेंज को इंटीग्रेट किया, डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज है वेलोसिटी। आपको पता है वेलोसिटी डिस्टेंस का डेरिवेटिव होता है ना, डिस्टेंस का डेरिवेटिव वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव तो एक्सेलरेशन आता है, तो वेलोसिटी डिस्टेंस का डेरिवेटिव है। तो डिस्टेंस के रेट ऑफ चेंज को आपने इंटीग्रेट किया तो आपको टोटल डिस्टेंस आए, टोटल चेंज इन डिस्टेंस आए, यानी इनिशियल पॉइंट पर फाइनल पॉइंट पर डिस्टेंस माइनस इनिशियल पॉइंट पर डिस्टेंस। तो ऐसे ही यहाँ पर है, रेट ऑफ चेंज को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपको टोटल चेंज इन एफ देगा। ये रेट ऑफ चेंज एफ का है तो चेंज इन एफ है, ये रेट ऑफ चेंज डिस्टेंस का था, वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है, तो इधर नेट चेंज डिस्टेंस की आ गई आपके पास। इस तरह से ये जो फंडामेंटल थ्योरम है ये आपको बेसिकली इसकी इंटरप्रिटेशन क्या बनी, अगर आप किसी फंक्शन के रेट ऑफ चेंज को किसी इंटरवल पे इंटीग्रेट करें तो वो किसके बराबर होगा, वो उस फंक्शन के अंदर जो नेट चेंज है पूरे इंटरवल पर वो मिलेगी आपको। ठीक है, ये तो इस तरह से ये इस चीज आपको समझ आ गई, इसको हम नेट चेंज थ्योरम कहते हैं। द इंटीग्रल ऑफ रेट ऑफ चेंज इज द नेट चेंज, यानी ये डेरिवेटिव रेट ऑफ चेंज है, इसका इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल वो आपको नेट चेंज देता है। ठीक है, बाकी चीजें अब आप इसमें आगे उस एग्जांपल की, ये वेलोसिटी वाली एग्जांपल है, ये आपके पास कंसंट्रेशन की एग्जांपल है, इस तरह से आगे मैथ्स एग्जांपल है, ये एग्जांपल आप खुद कर लेंगे। इस तरह से ये आपको इस चीज की समझ आ गई कि कैसे काम हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल आप खुद करेंगे और ना समझ आए तो फिर आप मुझसे अगले लेक्चर में पूछेंगे। ठीक है भाई, तो ये आपका टॉपिक मुकम्मल है, आपको कुछ पूछना? ओके सर। ओके सर। हाँ चल, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा।